इंसान के पास 99 लेवल एक्सट्रीम डुलियो की ताकत हो, एक ही तलवार के वार से हवा को चीर सकता हो, गोस्ट डुलियो और क्रिसैंथेमम डुलियो के फोरबिडन डोमेन को पल भर में तोड़ सकता हो, लेकिन फिर भी 10 साल से गॉड पोजीशन की आखिरी स्टेज पर अटका हो, तो सोचिए उसकी हालत कैसी होगी। यही कहानी है हमारी। पूरे 10 साल से उसकी सोल पावर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी थी। तभी अचानक उसके सामने सिस्टम प्रकट हुआ और उसे दो ऑप्शंस मिले। पहला, होली सोल विलेज जाकर छोटे टैंग सैन का गार्डियन बनो और उसकी देखभाल करो। दूसरा, सिर्फ एक दिन के अंदर स्पिरिट हॉल पहुंचो और उस छोटी कियान रेंगशु की प्रोटेक्टर बनो, जिसे बीबी डोंग कई सालों से नजरअंदाज करती आ रही थी, यहाँ तक कि वह उसे माँ कहने की भी हिम्मत नहीं करती थी। इतना सुनते ही उसने बिना एक सेकंड सोचे दूसरा ऑप्शन चुन लिया। कुछ ही देर बाद वह स्पिरिट हॉल के पोप पैलेस में पहुंच गया। सिस्टम के बताए रास्ते पर चलते हुए वह चुपचाप उस हॉल में दाखिल हुआ जहां छोटी कियान रेंगशु अकेली स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही थी। उसके हाथ में सिर्फ एक वुडन स्वॉर्ड थी, लेकिन उसकी आंखों में गजब का डिटर्मिनेशन था। छोटी सी उम्र में भी उसकी हर स्वॉर्ड फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट थी। स्लैश, लिफ्ट, थ्रस्ट, ब्लॉक, हर मूव बेहद साफ और अनुशासित था। पूरी प्रैक्टिस खत्म होने तक उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। उसने अपनी स्लीव से पसीना पोंछा, तलवार नीचे रखी और बिना आराम किए दोबारा प्रैक्टिस शुरू कर दी। वह इतनी फोकस्ड थी कि उसे एहसास तक नहीं हुआ कि हॉल में कोई और भी मौजूद है। उसे देखकर हीरो को अपना पुराना समय याद आ गया। उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और बस चुपचाप उसकी प्रैक्टिस देखने लगा। आखिर सामने खड़ी लड़की फ्यूचर की एंजल गॉड बनने वाली थी। उसकी टैलेंट किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थी। उसने एक बेसिक स्वॉर्ड फॉर्म सिर्फ एक बार सीखी और तुरंत मास्टर भी कर ली। इतना ही नहीं, उसी टेक्निक से उसने दो नई स्वॉर्ड मूव्स भी डेवलप कर दी। हीरो मुस्कुराया और धीरे धीरे ताली बजाते हुए उसकी तरफ बढ़ा। अचानक आवाज सुनकर कियान रेंगशु चौंक गई। उसने तुरंत वुडन स्वॉर्ड दोनों हाथों से कसकर पकड़ ली और कॉम्बैट स्टांस में आ गई। उसकी नजरें बिल्कुल किसी डरी हुई लेकिन बहादुर बिल्ली जैसी थीं। उसने तलवार हीरो की तरफ तानते हुए कहा, तुम कौन हो? एक कदम और आगे बढ़े तो मैं अटैक कर दूंगी, लेकिन हीरो ने उसकी वार्निंग को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और आराम से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अब कियान रेंगशु ने भी देर नहीं की। उसने पूरी ताकत से वुडन स्वॉर्ड उठाई और सीधा हीरो पर वार कर दिया। लेकिन अगले ही पल ऐसा सीन हुआ जिसे देखकर कोई भी शॉक हो जाता। हीरो ने सिर्फ अपनी दो उंगलियों, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर से उसकी पूरी तलवार रोक ली। वह शांत आवाज में बोला, तलवार ऐसे नहीं चलाते। तुम्हारी स्पीड भी कम है और पावर भी। ध्यान से देखो, स्वॉर्ड वास्तव में ऐसे चलती है। इतना कहकर उसने कियान रेंगशु के हाथ से वुडन स्वॉर्ड ले ली। अगले ही पल उसने हल्का सा स्विंग किया। तलवार इतनी तेजी से हवा को काटती हुई निकली कि एयर फ्रिक्शन से उसमें आग लग गई। पूरी वुडन स्वॉर्ड फायर एरो जैसी चमकने लगी। फिर उसने दूसरा स्विंग किया और आग उसी पल गायब हो गई। हीरो ने पीछे मुड़कर पूछा, अब समझ आया? लेकिन कियान रेंगशु ने मासूमियत से सिर हिलाया और बोली, हाँ। तलवार में आग लगी, फिर बुझ गई। बस यही देखा। उसकी बात सुनकर हीरो कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंट रह गया। अभी अभी उसने अपनी पूरी स्वॉर्ड इंटेंट उस एक वार में छिपाई थी, लेकिन इस छोटी लड़की ने सिर्फ ऊपर की फायर इफेक्ट देखी। आखिर ये जीनियस है या फिर बिल्कुल इनोसेंट? उसने हल्के से वुडन स्वॉर्ड उसके सिर पर टपकाई। कियान रेंगशु ने अपना माथा पकड़ लिया और नाराज होकर उसे देखने लगी। हीरो ने गंभीर आवाज में कहा, आग लगना सिर्फ सरफेस इफेक्ट था। असली बात यह है कि उस एक स्विंग में मैंने एक नहीं, पूरे 1000 स्वॉर्ड स्ट्राइक्स किए थे। 1000? कियान रेंगशु की आंखें पूरी तरह फैल गईं। उसे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मुझे बच्ची समझकर बेवकूफ मत बनाइए। मैंने साफ देखा था। आपने सिर्फ एक बार तलवार चलाई थी। उसकी सीरियस एक्सप्रेशन इतनी क्यूट थी कि हीरो मुस्कुरा दिया। उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो भविष्य की वही एंजल गॉड उसके सामने बचपन में खड़ी हो। हीरो बोला, मैंने झूठ नहीं कहा। उस एक स्विंग के अंदर सच में 1000 स्वॉर्ड स्ट्राइक्स छिपी थीं। सारी स्ट्राइक्स इतनी परफेक्ट तरीके से ओवरलैप हुई कि तुम्हारी आंखें सिर्फ एक ही बार देख सकीं। यही असली स्वॉर्ड दाव है। तभी हॉल के बाहर से एक भारी आवाज गूंजी, जियाक्सु। ये आवाज सुनते ही कियान रेंगशु का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह तुरंत दौड़ती हुई बाहर गई और सामने खड़े कियान डाओलियू की गोद में कूद गई। कियान डाओलियू ने राहत की सांस ली। उसने अपनी प्यारी पोती को ऊपर से नीचे तक देखा। जब उसे यकीन हो गया कि वह बिल्कुल सुरक्षित है, तब उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई।
जियाक्सू, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? कियान रेंगशू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ग्रैंडपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप यहाँ अचानक कैसे आ गए? कियान डाओलियू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कियान रेंगशू को अपने पीछे कर लिया और गंभीर नजरों से हीरो को देखने लगा। वह उसे अच्छी तरह पहचानता था। ये था हिडन स्वॉर्ड पीक का लेजेंडरी स्वॉर्ड इमोर्टल, जिसकी स्वॉर्ड टैलेंट 7 ट्रेजर ग्लेस्ड टाइल क्लैन के एल्डर्स से भी ऊपर मानी जाती थी। दोनों पहले भी लड़ चुके थे। उसकी स्वॉर्ड इंटेंट इतनी भयानक थी कि अगर आसमान में भी उससे लड़ना पड़े तो खुद कियान डाओलियू को भी सावधान रहना पड़ता। उसने सबसे पहले अपनी पोती की सुरक्षा की चिंता की और क्रिसैंथेमम डुलियो तथा गोस्ट डुलियो को इशारा किया कि कियान रेंगशू को तुरंत यहाँ से ले जाएं। लेकिन कियान रेंगशू ने साफ मना कर दिया। उसने जिद करते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगी। ग्रैंडपा, मैं आपके साथ ही रहूंगी। फिर उसने मासूमियत से पूछा, ग्रैंडपा, क्या उन्होंने सच में 1000 स्वॉर्ड स्ट्राइक्स किए थे? मुझे तो सिर्फ एक ही दिखाई दिया। कियान डाओलियू ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने सच में 1000 स्वॉर्ड स्ट्राइक्स किए थे। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि हर स्ट्राइक पिछली स्ट्राइक के साथ पूरी तरह ओवरलैप हो गई। इसलिए तुम्हें सिर्फ एक बार दिखाई दिया। और तलवार में आग सोल पावर से नहीं बल्कि एयर फ्रिक्शन से लगी थी। इतना कहकर उसने हीरो की तरफ देखा। अब उसे यकीन हो चुका था कि सामने खड़ा स्वॉर्ड इमॉर्टल किसी बुरी नीयत से नहीं आया था। वह बोला, स्पिरिट हॉल और हिडन स्वॉर्ड पीक के बीच कभी दुश्मनी नहीं रही। फिर आज तुम अचानक पोप पैलेस क्यों आए हो? तुम्हारा असली मकसद क्या है? कियान रेंगशू की टैलेंट भले ही पूरी एंजल क्लैन में सबसे बेस्ट मानी जाती थी, लेकिन कियान डाओलियू अच्छी तरह जानता था कि उसकी स्वॉर्ड कॉम्प्रिहेंशन अभी भी सीमित थी। वह शक भरी नजरों से हीरो को देख रहा था। तभी हीरो ने शांत आवाज में कहा, स्पिरिट हॉल और हिडन स्वॉर्ड पीक के बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैं बिना वजह यहाँ नहीं आया। मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद है। इतना कहकर उसने अपनी नजर सीधे कियान रेंगशू पर टिकाई। यह देखते ही कियान डाओलियू का चेहरा बदल गया। वह तुरंत उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया और अपनी पोती को पूरी तरह पीछे छिपा लिया। उसने गंभीर आवाज में कहा, वह मेरी इकलौती पोती है। उसके बारे में सोचने की भी कोशिश मत करना। लेकिन हीरो बिल्कुल शांत रहा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बैड लक। मैं तो उसी के लिए यहाँ आया हूँ। यह सुनते ही कियान डाओलियू की आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठी। अगले ही पल उसकी एंजल सोल पावर पूरे हॉल में फैल गई। उसके पीछे 6 विंग्ड एंजल का विशाल फैंटोम प्रकट हो गया। उसके 9 सोल रिंग्स एक एक करके चमकने लगे। उसी समय गोस्ट डुलियो और क्रिसैंथेमम डुलियो ने भी अपनी सोल पावर रिलीज कर दी और दोनों तुरंत कियान रेंगशू के सामने खड़े हो गए। लेकिन हीरो के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने तीनों को पूरी तरह इग्नोर किया और सिर्फ कियान रेंगशू को देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम कियान रेंगशू है, सही? मेरा नाम लिंग फेंग है। आज से मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ। तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारी सेफ्टी और तुम्हारी पूरी ग्रोथ की जिम्मेदारी अब मेरी होगी। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। कियान रेंगशू वहीं की वहीं फ्रीज हो गई। उसके दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, आज से मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ। दूसरी तरफ कियान डाओलियू भी पूरी तरह शॉक में था। उसे लगा था कि हीरो लड़ने आया है, लेकिन वह तो उसकी पोती का गार्डियन बनने आया था। आखिर गार्डियन का मतलब सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं बल्कि टीचर, गाइड और प्रोटेक्टर भी होता है। यह सोचते ही कियान डाओलियू ने धीरे धीरे अपनी मार्शियल सोल वापस ले ली। गोस्ट डुलियो और क्रिसैंथेमम डुलियो ने भी राहत की सांस ली और अपनी सोल पावर समेट ली। तभी हीरो के दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन गूंज उठी। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सक्सेसफुली विलन कियान रेंगशू के गार्डियन का मिशन कंप्लीट कर लिया है। रिवॉर्ड ग्रांटेड। अगले ही पल सिस्टम ने एक के बाद एक रिवॉर्ड्स सुनाने शुरू कर दिए। इन्फिनिट स्वॉर्ड डोमेन प्राप्त हुआ। 100,000 ईयर हेड सोल बोन प्राप्त हुआ। आपका 9th सोल रिंग अब अपग्रेड होकर 1 मिलियन ईयर सोल रिंग बन चुका है। सिस्टम की आवाज खत्म होते ही हीरो के शरीर में एक भयानक एनर्जी का विस्फोट हुआ। अनगिनत शक्तियां उसकी नसों में दौड़ने लगीं। उसकी हर सेल पहले से कई गुना स्ट्रांग हो गई। उसके मेरिडियंस और भी ज्यादा एक्सपैंड हो गए। इसके साथ ही इन्फिनिट स्वॉर्ड डोमेन पूरी तरह एक्टिवेट हो गया। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, तुम्हारी इमेजिनेशन जितनी पावरफुल होगी, इन्फिनिट स्वॉर्ड डोमेन भी उतना ही पावरफुल बनेगा। हीरो के मन में तुरंत इस नई ताकत को टेस्ट करने की इच्छा हुई, लेकिन यह पोप पैलेस था। अगर उसने अभी डोमेन रिलीज कर दिया तो पूरा हॉल बर्बाद हो सकता था। इसलिए उसने खुद को रोक लिया।
उसने अपना सोल रिंग भी बाहर नहीं निकाला क्योंकि वह खुद भी देखना चाहता था कि 1 मिलियन ईयर का गोल्डन सोल रिंग आखिर दिखता कैसा है। तभी सिस्टम ने उसकी नई स्टेटस विंडो सामने खोल दी। ब्लू कलर की एक हाईटेक स्क्रीन हवा में उभर आई। उस पर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लिखी थी। पोस्ट लिंकफिंग सोल पावर लेवल 99 एक्सट्रीम डुलियो मार्शियल सोल टैक्सू 9 एलिमेंट्स वोर फायर वाटर आइस वाइंड लाइटनिंग लाइट डार्कनेस और बाकी सभी एलिमेंटल सोल्स उसकी मार्शियल सोल का हिस्सा बन चुके थे। साथ ही 100,000 ईयर सोल बोन्स और इन्फिनिट स्वॉर्ड डोमेन भी उसकी स्टेटस विंडो में दिखाई दे रहे थे। हीरो ने एक नज़र उस पैनल पर डाली और उसे बंद कर दिया। तभी उसने देखा कि कियान रेंगशु लगातार उसे देख रही थी। आखिर वह खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, लेकिन क्यों? आप इतने पावरफुल होकर भी मेरे गार्डियन क्यों बनना चाहते हैं? उसके इस सवाल के साथ पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कियान डाउलियो, गोस्ट डुलियो और क्रिसैंथेमम डुलियो भी उसी आंसर का इंतजार करने लगे। आखिर कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट बिना किसी फायदा के किसी का गार्डियन क्यों बनेगा? हीरो कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ गया। वह असली वजह तो बता नहीं सकता था। इसलिए उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें इसकी वजह जानने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना याद रखना, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और अगर मैं सच में तुम्हें मारना चाहता तो यहाँ मौजूद कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। यह सुनते ही कियान डाउलियो और बाकी दोनों डुलियो फिर से अलर्ट हो गए। लेकिन इस बार हीरो उनसे भी तेज निकला। अगले ही पल उसने अपना सबसे भयानक ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट कर दिया, इन्फिनिट स्वॉर्ड डोमेन। एक पल में पूरा पोप पैलेस उस डोमेन के अंदर समा गया। कियान डाउलियो, गोस्ट डुलियो, क्रिसैंथेमम डुलियो और कियान रेंगशु सभी एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गए। चारों तरफ सिर्फ बंजर जमीन थी। न सोल पावर महसूस हो रही थी, न हेवन एंड अर्थ एनर्जी। जहां तक नजर जाती थी वहां अनगिनत तलवारें जमीन में गड़ी हुई थीं। पूरा संसार एक एंडलेस स्वॉर्ड ग्रेवयार्ड जैसा दिखाई दे रहा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण डोमेन नहीं था। यह अपनी अलग ही दुनिया थी। और इस दुनिया का एब्सोल्यूट रूलर सिर्फ एक ही इंसान था, लिंगफेंग। इन्फिनिट स्वॉर्ड डोमेन के अंदर हालात पूरी तरह बदल चुके थे। इस दुनिया में सिर्फ लिंगफेंग का रूल चलता था। अगर वह चाहता तो कियान रेंगशु को बचाने वाला कोई नहीं था। कियान डाउलियो यह बात अच्छी तरह समझ चुका था, लेकिन फिर भी वह बिना डरे अपनी पोती के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। गोस्ट डुलियो और क्रिसैंथेमम डुलियो भी उसके दोनों तरफ खड़े हो गए। पूरा माहौल वॉर मोड में पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल भयानक लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन तभी लिंगफेंग ने अचानक अपना इन्फिनिट स्वॉर्ड डोमेन वापस ले लिया। एक झटके में सब लोग फिर से पोप पैलेस के अंदर लौट आए। गोस्ट डुलियो और क्रिसैंथेमम डुलियो एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर लिंगफेंग करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ कियान डाउलियो का चेहरा पहले से भी ज्यादा गंभीर हो चुका था। पहले उसे लगता था कि अगर वह डिवाइन पावर इस्तेमाल करे तो लिंगफेंग से लड़ सकता है, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि दोनों के बीच का फर्क बहुत बढ़ चुका है। अब डिवाइन पावर भी उसे जीत की गारंटी नहीं दे सकती थी। उसने लिंगफेंग की तरफ देखकर पूछा, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? लिंगफेंग ने बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब दिया, कोई खास मतलब नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सच में कियान रेंगशु को नुकसान पहुंचाना चाहता तो तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता था। कुछ बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन सब कुछ नहीं। यह हेवंस सीक्रेट से जुड़ा मामला है। उसका गार्डियन बनना मेरी अपनी इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे पीछे कोई बुरा मकसद भी नहीं है। इतना कहकर उसने सीधे कियान रेंगशु की तरफ देखा और बोला, मेरा तुम्हारा गार्डियन बनना तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी लक है। इसलिए मुझसे डरने की बजाय मुझ पर भरोसा करना सीखो। लिंगफेंग की आवाज इतनी कॉन्फिडेंस से भरी थी कि कियान रेंगशु चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर सकी। उसने मन ही मन सोचा, गार्डियन मतलब टीचर भी होता है। बाकी मास्टर्स तो अपने डिसाइपल को पहली मुलाकात में गिफ्ट देते हैं। शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। यह सोचते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसे पूरा यकीन था कि लिंगफेंग जैसा लेजेंडरी एक्सपर्ट जो भी देगा वह कोई रेयर ट्रेजर ही होगा। लेकिन उसके मन में एक और सीक्रेट विश भी थी। अगर उसे कोई कीमती ट्रेजर मिल गया तो वह उसे अपनी माँ बीबी डोंग को गिफ्ट कर देगी। शायद तब उसकी माँ पहली बार उसे प्यार से देखे। शायद तब वह उसे अपना ले। बस इसी उम्मीद में वह उत्सुकता से लिंगफेंग को देखने लगी। लिंगफेंग उसकी मासूम उम्मीदों को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उसने प्यार से कियान रेंगशु के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ,
तुम्हारे लिए मेरा एक स्पेशल गिफ्ट तैयार है। इतना कहकर उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया और ऊंची आवाज में बोला, स्वॉर्ड कम। अगले ही पल पूरा डुलियो कॉन्टिनेंट हिल उठा। स्पिरिट हॉल, हेवन दो एम्पायर, स्टार लुओ एम्पायर, सी गॉड आइलैंड और हिडन स्वॉर्ड पीक, हर जगह मौजूद डिवाइन वेपन्स से नीचे की सभी तलवारें एक साथ जोर जोर से गूंजने लगीं। लाखों तलवारें आसमान में उड़ती हुई स्पिरिट हॉल की तरफ बढ़ने लगीं। देखते ही देखते पोप पैलेस के ऊपर पूरा आसमान फ्लाइंग सोर्ड्स से भर गया। फिर लिंग फेंग ने उनमें से सिर्फ एक तलवार चुनी। अगले ही पल एक विशाल ग्रेट स्वॉर्ड बिजली की रफ्तार से नीचे गिरा और पोप पैलेस की जमीन को चीरते हुए कियान रेंगशु के सामने धंस गया। कियान रेंगशु पूरी तरह शॉक हो गई। वह उस तलवार को देखती ही रह गई। वह ग्रेट स्वॉर्ड उसकी हाइट से भी बड़ा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिंग फेंग का गिफ्ट इतनी विशाल तलवार होगी। वह हिचकिचाते हुए बोली, ये भी कोई स्वॉर्ड है? लिंग फेंग ने मुस्कुराकर आसानी से उस भारी ग्रेट स्वॉर्ड को एक हाथ से उठा लिया और हवा में घुमाते हुए बोला, इसका नाम जायंट स्वॉर्ड है। यह मेरी पहली वेपन थी। मैंने इसी तलवार से पूरे कॉन्टिनेंट में अपनी इनविंसिबल लेजेंड बनाई थी। यह अर्थ कोर आयरन से बनी है और इसकी सबसे खास बात इसका वेट है। बिना सोल पावर के इसका वजन सिर्फ 200 जिन है, लेकिन जैसे जैसे यूजर की सोल पावर बढ़ती है इसका वेट भी कई गुना बढ़ता जाता है। लेवल 10 पर लगभग 1 टोन, लेवल 20 पर 2 टोन, लेवल 30 पर 10 टोन और आखिर में इसका मैक्सिमम वेट 1000 टोन यानी लगभग 20 लाख जिन तक पहुंच जाता है। आज से यह स्वॉर्ड तुम्हारी है। फ्यूचर में तुम इसी तलवार के साथ मेरी तरह इनविंसिबल पाथ पर चलोगी। इतना कहकर उसने ग्रेट स्वॉर्ड कियान रेंगशु की तरफ बढ़ा दिया। कियान रेंगशु के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी विशाल और हैवी स्वॉर्ड गिफ्ट मिलेगी। फिर भी उसने हिम्मत करके दोनों हाथों से स्वॉर्ड पकड़ ली। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सोल पावर के हिसाब से उस समय ग्रेट स्वॉर्ड का वेट लगभग 10 टोन यानी करीब 20,000 जिन हो चुका था। इतनी भारी स्वॉर्ड को वह एक सेकंड भी पकड़ नहीं पाई। उसके हाथ कांप गए और ग्रेट स्वॉर्ड धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जमीन जोर से कांपी और तलवार आधी मिट्टी के अंदर धंस गई। कियान रेंगशु वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। दूसरी तरफ कियान डाओलियू भी पूरी तरह हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह स्वॉर्ड सच में अपने मैक्सिमम वेट तक पहुंच गई तो इसका एक वार भी किसी को खत्म करने के लिए काफी होगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह खुद उस तलवार को उठाकर उसकी सच्चाई परखना चाहता था। उसने ग्रेट स्वॉर्ड का हैंडल पकड़ा और अपनी सोल पावर उसमें डाली। लेकिन जैसे ही उसकी सोल पावर स्वॉर्ड के अंदर पहुंची उसका वेट अचानक कई गुना बढ़ गया। जैसे ही कियान डाओलियू ने जायंट स्वॉर्ड में अपनी सोल पावर डाली उसका वेट सीधे मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया। अगले ही पल उस स्वॉर्ड का वजन लगभग 20 लाख जिन यानी करीब 1000 टोन हो गया। इतनी भयानक वेट को पोप पैलेस की जमीन भी सहन नहीं कर पाई। चारों तरफ दरारें फैलने लगीं और पूरा हॉल जोर से कांप उठा। उसी समय स्वॉर्ड से निकली रिबाउंड फोर्स ने कियान डाओलियू को पीछे धकेल दिया। अगर वह एक पल भी देर करता तो उसका पूरा हाथ बेकार हो सकता था। उसने तुरंत स्वॉर्ड छोड़ दिया और अपनी कलाई पकड़कर पीछे हट गया। उसके चेहरे पर शॉक साफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर कियान रेंगशु की आंखें भी फैल गईं। अगर उसके लेवल 99 एक्सट्रीम डुलियो ग्रैंडपा भी इस स्वॉर्ड को नहीं उठा पाए तो फिर इस दुनिया में कौन उठा सकता है? गोस्ट डुलियो और क्रिसैंथेमम डुलियो भी स्वॉर्ड को आजमाना चाहते थे, लेकिन कियान डाओलियू की हालत देखकर दोनों ने अपना इरादा वहीं छोड़ दिया। दूसरी तरफ लिंग फेंग कुछ देर तक कियान रेंगशु और जायंट स्वॉर्ड को देखता रहा। उसके मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि क्या इतनी हैवी स्वॉर्ड किसी छोटी लड़की को देना सही फैसला था। आखिर हैवी स्वॉर्ड की ट्रेनिंग से उसके हाथ मजबूत हो जाएंगे, शरीर भी बदल जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसने यह सोच अपने दिमाग से निकाल दी। एक गार्डियन का काम अपीयरेंस की चिंता करना नहीं, बल्कि अपने डिसाइपल को सबसे स्ट्रांग बनाना होता है। अगर फ्यूचर में कियान रेंगशु हर अटैक में कई टोन की ताकत लगा सके और उसका अपोनेंट सिर्फ कुछ 100 जिन की ताकत रखता हो तो फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। यही जायंट स्वॉर्ड की असली वैल्यू थी। फिर सवाल उठता है कि इतनी पावरफुल स्वॉर्ड लिंग फेंग खुद क्यों नहीं इस्तेमाल करता? वजह बहुत आसान थी। उसकी स्वॉर्ड दाव अब उस स्टेज पर पहुंच चुकी थी जहां नो स्वॉर्ड इज बेटर दैन स्वॉर्ड का कॉन्सेप्ट सच हो चुका था। उसके लिए पूरी दुनिया ही स्वॉर्ड थी।
ऊपर से उसके पास टैक्सू 9 एलिमेंट स्वॉर्ड, मार्शियल सोल और इन्फिनिट स्वॉर्ड डोमेन जैसी अल्टीमेट पावर्स पहले से मौजूद थीं। इसलिए जायंट स्वॉर्ड अब उसके लिए वेपन नहीं बल्कि एक्स्ट्रा वेट बन चुकी थी। लिंग फेंग आगे बढ़ा, जायंट स्वॉर्ड का हैंडल पकड़ा और आराम से उसे एक हाथ से जमीन से बाहर खींच लिया। 20 लाख जिन की स्वॉर्ड उसके हाथ में ऐसे लग रही थी जैसे कोई साधारण लकड़ी की तलवार हो। यह देखकर कियान डाउलियो, गोस्ट डुलियो और क्रिसैंथेमम डुलियो पूरी तरह स्तब्ध रह गए। अभी कुछ देर पहले वही स्वॉर्ड कियान डाउलियो से हिली तक नहीं थी, लेकिन लिंग फेंग उसे एक हाथ से घुमा रहा था। उस पल कियान डाओलियो को एहसास हुआ कि लिंग फेंग सिर्फ स्वॉर्ड दाव में ही नहीं बल्कि फिजिकल स्ट्रेंथ में भी पूरी दुनिया से कई कदम आगे निकल चुका है। कियान डाओलियो ने गहरी सांस ली। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि अगर लिंग फेंग दुश्मन बनकर आया होता तो स्पिरिट हॉल का भविष्य वहीं खत्म हो जाता। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि इतना खतरनाक इंसान उसकी पोती का गार्डियन बनकर आया है, दुश्मन बनकर नहीं। लिंग फेंग ने जायंट स्वॉर्ड को हाथ में घुमाते हुए कियान रेंगशु की तरफ देखा। वह अभी सिर्फ लेवल 39 सोल मास्टर थी। उसके लिए जायंट स्वॉर्ड का वेट लगभग 10 टन बन चुका था। इतनी भारी स्वॉर्ड को वह अभी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। इसलिए लिंग फेंग ने स्वॉर्ड के अंदर कई ग्रेविटी सील्स लगा दिए और उसका वेट असली वेट का सिर्फ 20वां हिस्सा कर दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, अभी तुम इसी वेट से प्रैक्टिस करोगी। जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी मैं धीरे धीरे सारे सील्स हटाता जाऊंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इस स्वॉर्ड की पूरी ताकत को कंट्रोल कर पाओगी। उसी समय कहानी का सीन बदलता है। दूसरी तरफ डुलियो कॉन्टिनेंट के ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट में आह्यन की डिलीवरी का समय आ चुका था। कई दिनों तक लगातार भागते रहने की वजह से उसकी हालत बेहद खराब थी। अचानक उसकी वाटर बैग टूट गई। इसका मतलब साफ था, टैंग सैन अब किसी भी पल जन्म लेने वाला था। आह्यन दर्द से कराहते हुए एक बड़े पेड़ के सहारे बैठ गई और कमजोर आवाज में बोली, हाउ जी, मेरा डिलीवरी टाइम आ गया है। तंग हाओ का चेहरा चिंता से भर गया। अगर हालात सामान्य होते तो यह उनके लिए सबसे खुशी का दिन होता, लेकिन इस समय स्पिरिट हॉल की सेना लगातार उनका पीछा कर रही थी। उसने चारों तरफ देखा और बोला, यह जगह सुरक्षित नहीं है। हमें अभी आगे बढ़ना होगा, नहीं तो पीछा करने वाले यहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन आह्यन ने दर्द से कांपते हुए सिर हिला दिया। मैं भी आगे जाना चाहती हूँ, लेकिन अब मेरे शरीर में चलने की ताकत नहीं बची। अगर अभी बच्चे को जन्म नहीं दिया तो हम दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। तभी उसे एक और तेज दर्द उठा और वह जोर से चीख पड़ी। यह देखकर तंग हाओ का दिल टूट गया। उसने तुरंत बड़े पत्तों से उसके लिए एक सुरक्षित जगह बनाई और धीरे से कहा, तुम यहीं रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर वह अकेला स्पिरिट हॉल की सेना का सामना करने निकल पड़ा। उस पल वह सिर्फ एक सोल मास्टर नहीं था, वह एक हस्बैंड और बनने वाला फादर था। उसने हाउशन हैमर अपने हाथ में लिया और मन ही मन कसम खाई कि चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, वह आह्यन और अपने होने वाले बच्चे की रक्षा करेगा। कुछ ही देर बाद तंग हाओ अकेला स्पिरिट हॉल की पूरी टीम से भिड़ गया। लेकिन वह अभी पूरी तरह टाइटल डुलियो भी नहीं बना था, क्योंकि उसका 9th सोल रिंग अभी तक नहीं मिला था। इसलिए कुछ ही देर में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका पूरा शरीर खून से भर चुका था, सोल पावर लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर भी वह अपने पैरों पर डटा रहा, क्योंकि उसके पीछे उसकी पत्नी और उसका होने वाला बेटा मौजूद था। तंग हाओ अब पीछे नहीं हट सकता था। उसके शरीर की लगभग सारी नसें टूट चुकी थीं। हर सांस के साथ उसे ऐसा दर्द महसूस हो रहा था जिसे एक आम इंसान तो सह भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी वह अपने पैरों पर खड़ा था। वजह सिर्फ एक थी, उसके पीछे उसकी पत्नी आह्यन थी, जिसे वह हर कीमत पर बचाना चाहता था। कियांग शुंजी ने तंग हाओ को देखकर कहा, तंग हाओ, अभी भी समय है। रास्ते से हट जाओ, ब्लू सिल्वर एम्परर को हमारे हवाले कर दो। अगर ऐसा करोगे तो स्पिरिट हॉल तुम्हारी जान बख्श देगा। लेकिन तंग हाओ ने उसके सामने थूकते हुए कहा, अपनी पत्नी को बेचकर जीने वाला मैं नहीं हूं। तुम्हें सोल रिंग और सोल बोन चाहिए तो ग्रेट स्टार फॉरेस्ट, समुद्र या एक्सट्रीम नॉर्थ चले जाओ। मेरी पत्नी पर नजर डालने की हिम्मत मत करना। इतना कहकर उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। काश भगवान ने मुझे कुछ और साल दिए होते। मैं इतना ताकतवर बन जाता कि आह्यन की तरफ देखने वाले हर इंसान को खत्म कर देता। तभी आसमान से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। उसी पल उसके पीछे से एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज आई। तंग हाओ का चेहरा खुशी से भर गया। उसका बेटा पैदा हो चुका था।
लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी दर्द में बदल गई। उसे समझ आ गया कि अपनी पत्नी और बेटे को बचाने के लिए अब उसे अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह अपनी 4 सोल रिंग्स को ब्लास्ट करके अंतिम बार पूरी ताकत से लड़ेगा। उसे पता था कि ऐसा करने के बाद उसके बचने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। उसने आंखें बंद की और धीमी आवाज में कहा, आहिन, मेरे बेटे, अलविदा। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। जैसे ही वह अपनी फोरबिडन टेक्निक इस्तेमाल करने वाला था, पीछे से आहिन की आवाज आई, हाउ जी। नहीं। तंग हाउ तुरंत पलटा। उसने देखा कि आहिन अपनी गोद में नवजात टैंग सैन को लेकर खड़ी थी। उसने घबराकर कहा, आहिन, तुम यहाँ क्यों आई? जल्दी बच्चे को लेकर भाग जाओ। लेकिन आहिन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने धीरे से टैंग सैन को पास रख दिया और अकेली कियान शुंजी की तरफ बढ़ने लगी। आधे रास्ते पर पहुंचकर उसने आंसुओं भरी आंखों से तंग हाओ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाओ जी, हमारे बेटे को लेकर जीना। आहिन हमेशा तुमसे प्यार करेगी। इतना कहते ही आहिन के पूरे शरीर से हरी रोशनी निकलने लगी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी 1 लाख ईयर स्पिरिट बीस्ट सैक्रिफाइस शुरू कर दी। उसी समय नवजात टैंग सैन अपनी छोटी सी आंखों से सब कुछ देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। कुछ देर पहले तक तो वह अपनी पिछली दुनिया में था, लेकिन अब वह एक नवजात बच्चे के शरीर में था। कुछ ही सेकंड में उसने सच्चाई स्वीकार कर ली और चुपचाप सब कुछ देखने लगा। तभी बाहर से तंगहाओ की दर्दभरी चीख सुनाई दी, आहिन। नहीं, लेकिन सैक्रिफाइस शुरू हो जाने के बाद उसे कोई भी रोक नहीं सकता था। तंगहाओ अपनी आंखों के सामने आहिन को 1 लाख ईयर सोल रिंग में बदलते हुए देखता रह गया। जैसे ही सैक्रिफाइस पूरा हुआ, तंगहाओ की सोल पावर आसमान छूने लगी। वह आखिरकार सच्चा टाइटल डुलियो बन गया। अगले ही पल उसने अपना 7th सोल स्किल इस्तेमाल किया और हाउशन ट्रू बॉडी एक्टिवेट कर दिया। उसका विशाल हाउशन हैमर आसमान से बिजली की तरह गिरा। एक ही वार में स्पिरिट हॉल की पूरी टीम तबाह हो गई। कियान शुंजी भी उस अटैक से बुरी तरह घायल हो गया। उसे समझ आ गया कि अब तंगहाओ को हराना नामुमकिन है। इसलिए उसने पीछे हटते हुए कहा, तंगहाओ, आज नहीं, लेकिन एक दिन इसका हिसाब जरूर होगा। इतना कहकर वह अपने बचे हुए लोगों के साथ वहां से भाग गया। तंगहाओ उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसकी हालत अब और लड़ने लायक नहीं थी। उसने अपने खून से लथपथ शरीर को संभाला, नवजात टैंग सैन को गोद में उठाया और सेंट सोल विलेज की तरफ चल पड़ा, जहां वह गुमनाम जिंदगी जीने वाला था। उसी समय स्पिरिट हॉल में लिंगफेंग जायंट स्वॉर्ड पर ग्रेविटी सील लगा रहा था ताकि कियान रेंगशु उसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। तभी अचानक सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, होस्ट डेस्टिनी चाइल्ड टैंग सैन का जन्म हो चुका है। अब कियान रेंगशु को लेवल 40 तक पहुंचाकर उसका अगला सोल रिंग दिलाइए। मिशन कंप्लीट होने पर आपको शानदार रिवॉर्ड मिलेगा। यह सुनते ही लिंग फेंग की आंखों में एक पल के लिए किलिंग इंटेंट चमक उठा। उसने सोचा, अगर टैंग सैन भविष्य में कियान रेंगशु के लिए खतरा बनेगा तो सबसे आसान तरीका है उसे अभी खत्म कर देना। लेकिन अगले ही पल उसने अपना ध्यान वापस कियान रेंगशु की तरफ किया। उसने जायंट स्वॉर्ड का वेट घटाकर सिर्फ 10 जिन कर दिया और उसे दोबारा कियान रेंगशु की तरफ बढ़ा दिया। कियान रेंगशु डरते डरते स्वॉर्ड पकड़ने लगी। उसे लगा कि फिर से 20,000 जिन का वेट उसकी बाह तोड़ देगा। लेकिन जैसे ही उसने स्वॉर्ड पकड़ी, वह हैरान रह गई। स्वॉर्ड अब बेहद हल्की थी। उसने उसे दाएं बाएं घुमाया और आश्चर्य से बोली, सिर्फ 10 जिन? लिंग फेंग मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैंने इसके अंदर कई ग्रेविटी सील्स लगा दिए हैं। फिलहाल इसका वेट सिर्फ 10 जिन रहेगा। जब तुम इसकी आदी हो जाओगी तो यह धीरे धीरे 15 जिन, फिर उससे भी ज्यादा भारी होती जाएगी। इसी तरह एक दिन तुम इसकी असली ताकत को भी कंट्रोल कर लोगी। लिंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम इस तलवार को 15 जिन तक आराम से चला लोगी तब इसका वेट 20 जिन हो जाएगा। फिर 30, 40, 100, 200 और ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब जायंट स्वॉर्ड तुम्हारा हिस्सा बन जाएगी। यह सुनकर कियान रेंगशु की आंखों में समझ की चमक आ गई। तभी लिंग फेंग ने एक पुरानी सी किताब निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। यह सिर्फ कोई साधारण बुक नहीं है। यह जायंट स्वॉर्ड के लिए स्पेशली बनाई गई स्वॉर्ड मैनुअल है। इसकी हर टेक्निक के अंदर स्वॉर्ड दाव का असली रहस्य छिपा हुआ है। कियान डाओलियो, जू डुलियो और गोस्ट डुलियो की नज़र जैसे ही उस पुरानी स्वॉर्ड मैनुअल पर पड़ी, तीनों की आंखें चमक उठीं। उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, यह ट्रेजर है।
आखिर सामने खड़ा इंसान पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड इमॉर्टल था। उसके हाथ की कोई भी चीज आम नहीं हो सकती थी। अगर यह मैनुअल बाहर चली जाती तो पूरा कॉन्टिनेंट इसे पाने के लिए बोर छेड़ देता। कियान रेंगशू ने भी उत्सुकता से किताब खोली, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने पहला पेज देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और आखिर तक पूरी बुक पलट डाली। हर पेज पर वही बेसिक स्वॉर्ड मूव्स, स्लैश, लिफ्ट, थ्रस्ट, ब्लॉक और बैलेंस। उसने दोबारा चेक किया, फिर तीसरी बार, लेकिन रिजल्ट वही था। आखिर उसने मुंह फुलाकर कहा, बस इतनी सी। कियान डाओलियो को लगा शायद मैनुअल इतनी डीप है कि बच्ची समझ नहीं पा रही। वह मुस्कुराकर बोला, जियाक्सू, निराश मत हो। लिंग फेंग पूरे कॉन्टिनेंट के नंबर 1 स्वॉर्ड मास्टर हैं। उनकी टेक्निक को समझना आसान नहीं है। जहां स्वॉर्ड डुलियो भी पीछे रह जाए वहां तुम्हें टाइम लगेगा। इतना कहकर उसने खुद मैनुअल उठाई, लेकिन कुछ देर बाद उसके चेहरे का रंग भी बदल गया। उसने पहली पेज से लेकर आखिरी पेज तक ध्यान से देखा, फिर भी उसे सिर्फ बेसिक स्वॉर्ड ट्रेनिंग ही दिखाई दी। उसके मन में भी डाउट आने लगा, क्या मैं ही इसे समझ नहीं पा रहा हूं? जो डुलियो और गोस्ट डुलियो भी खुद को रोक नहीं पाए। दोनों ने बड़े सम्मान से मैनुअल खोली, मानो कोई डिवाइन ट्रेजर हाथ में हो। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद दोनों के चेहरे पर भी वही कंफ्यूजन था। यह सच में बेसिक स्वॉर्ड मैनुअल है? चारों लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लिंग फेंग जैसा लेजेंड आखिर इतनी साधारण किताब क्यों दे रहा था, लेकिन लिंग फेंग बिल्कुल शांत था। उसने चारों की तरफ देखकर कहा, हाँ, यह बेसिक स्वॉर्ड मैनुअल है, लेकिन यह ऑर्डिनरी नहीं है। इसे मैंने खुद हजारों साल की स्वॉर्ड प्रैक्टिस के बाद बनाया है। फिर उसने जायंट स्वॉर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, पावरफुल स्वॉर्ड को चलाने के लिए फैंसी स्किल्स की नहीं, परफेक्ट बेसिक्स की जरूरत होती है। जितनी छोटी और फास्ट मूवमेंट होगी उतनी ज्यादा ताकत जायंट स्वॉर्ड में आएगी। यही वजह है कि मैंने सारी कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स छोड़कर सिर्फ बेसिक्स रखी। उसने आगे समझाया, जायंट स्वॉर्ड की एक हिडन एबिलिटी भी है। जितनी ज्यादा सोल पावर होगी इसका वेट उतना ही बढ़ेगा, और जब इसका वेट लाखों टन तक पहुंच जाएगा तब इसके आसपास की हर चीज इसकी ग्रेविटी से खींचने लगेगी। इसलिए पहले फंडामेंटल्स को मास्टर करना जरूरी है। लिंग फेंग ने फिर कहा, अगर तुम्हें हाई लेवल स्वॉर्ड मैनुअल चाहिए तो मैं अभी दे सकता हूं। इतना कहते हुए उसने दूसरी किताब निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार कियान रेंगशू ने खुद उसे रोक दिया। अब उसे समझ आ चुका था कि उसके मास्टर ने जो चुना है वही उसके लिए सबसे सही है। उसने मुस्कुराकर वही बेसिक स्वॉर्ड मैनुअल अपने पास रख ली। लिंग फेंग ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और तुरंत पहला ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिया। आज से इस मैनुअल की 50 प्रैक्टिस रोज करनी होगी। क्या 50 बार? कियान रेंगशू की आंखें फटी की फटी रह गईं। कियान डाओलियो, जू डुलियो और गोस्ट डुलियो भी शॉक में थे। एक बेसिक मैनुअल और पूरे 50 रेपिटेशंस हर दिन। कियान रेंगशू ने थोड़ा गर्व से कहा, मास्टर, इसे तो मैं एक बार में याद कर सकती हूँ। लिंग फेंग ने शांत आवाज में जवाब दिया, याद करना और मास्टर करना दोनों अलग बातें हैं। जैसा मैं कहूं वैसा प्रैक्टिस करो। 1 साल तक बिना मिस किए रोज 50 बार। उसके बाद तुम खुद आज के फैसले के लिए मुझे थैंक यू कहोगी। ट्रेनिंग प्लान तय करने के बाद लिंग फेंग ने कियान डाओलियो से एक और रिक्वेस्ट की। उसने स्पिरिट हॉल में लॉ एनफोर्समेंट एल्डर का पोजीशन मांग लिया। यह ऐसा पद था जिसके पास स्पिरिट हॉल की सबसे बड़ी अथॉरिटी होती थी। वह चाहे तो पोप तक को रिमूव कर सकता था और उसे किसी के आदेश मानने की जरूरत नहीं थी। कियान डाओलियो ने बिना ज्यादा सोच विचार के यह पद उसे दे दिया। अब सब कुछ तैयार था। लिंग फेंग ने कियान रेंगशू के लिए बेहद स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया और फिर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर खड़ा हो गया। अगले ही पल वह आसमान को चीरता हुआ सेंट सोल विलेज की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि डेस्टिनी चाइल्ड टैंग सैन अब इस दुनिया में जन्म ले चुका है। कियान रेंगशू अपनी जायंट स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़े हुए आसमान की तरफ देख रही थी। लिंग फेंग अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर खड़े होकर बादलों के बीच गायब हो चुके थे। उसकी आंखों में चमक थी। वह उत्साह से अपने दादा कियान डाओलियो से बोली, ग्रैंडपा, आखिर मेरे गार्डियन की असली आइडेंटिटी क्या है? वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? और उनकी स्वॉर्ड फ्लाइंग टेक्निक तो इतनी कूल थी। मैं भी एक दिन वैसे ही उड़ना चाहती हूँ। कियान डाओलियो कुछ पल तक लिंग फेंग के जाते हुए रास्ते को देखता रहा।
फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, वो एक लेजेंड हैं। उनके आने से पहले डुलियो कॉन्टिनेंट में स्वॉर्ड कल्टीवेशन जैसा कोई सिस्टम ही नहीं था। उस समय हर इंसान सिर्फ मार्शल सोल पर निर्भर करता था। लेकिन लिंग फेंग ने अपनी मेहनत से स्वॉर्ड दाव का बिल्कुल नया रास्ता बनाया। अगर उनका जन्म किसी और एरा में हुआ होता तो अपनी टैलेंट और स्वॉर्ड दाव की बदौलत वो निश्चित रूप से गॉड बन चुके होते। इतना कहते हुए कियान डाओलियो की आवाज थोड़ी भारी हो गई। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। जिस समय उन्होंने स्वॉर्ड दाव बनाया उसी समय गॉडहुड का रास्ता बंद हो चुका था। इसलिए इतनी महान टैलेंट होने के बावजूद वो डिवाइन रियल्म तक नहीं पहुंच सके। उसने तुरंत बात बदलते हुए कियान रेंगशु की तरफ देखा और कहा, अब इन बातों को छोड़ो। तुम्हारा असली काम ट्रेनिंग है। रोज 50 बार स्वॉर्ड मैनुअल की प्रैक्टिस। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। फिर उसने जू डुलियो और गोस्ट डुलियो की तरफ मुड़कर सख्त आवाज में कहा, आज से तुम दोनों यंग मास्टर की सुरक्षा करोगे। अगर उसकी एक भी चोट लगी तो उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। दोनों डुलियो तुरंत झुक गए। जी ग्रेट वर्शिप, हम अपनी जान देकर भी यंग मास्टर की रक्षा करेंगे। इतना कहने के बाद कियान डाओलियो की नजर सीधे पोप हॉल की तरफ गई। उसकी आंखों में साफ वार्निंग थी। दूसरी तरफ बीबी डोंग खिड़की से सब कुछ देख रही थी। उसने कियान डाओलियो की चेतावनी भरी नजर को महसूस कर लिया। फिर उसकी नजर कियान रेंगशु पर पड़ी, जो इतने सालों बाद पहली बार दिल से मुस्कुरा रही थी। यह मुस्कान बीबी डोंग को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बीबी डोंग के दिल में फिर से पुरानी नफरत जाग उठी। उसने मन ही मन सोचा, मैं खुद अंधेरे में जी रही हूँ, तो कियान रेंगशु इतनी खुश कैसे रह सकती है। उसे भी मेरी तरह दर्द, नफरत और अकेलेपन में जीना होगा, तभी वह मेरे रिवेंज का टूल बन सकेगी। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। उसे वायु जियाओगैन याद आ गया। कियान शुंजी पहले ही धमकी दे चुका था कि अगर कियान रेंगशु को कुछ भी हुआ तो उसका सारा गुस्सा वायु जियाओगैन पर निकलेगा। यही सोचकर बीबी डोंग ने अपने अंदर की नफरत को दबा दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। जियाओगैन, अगर तुम्हारे पास ताकत होती तो शायद आज हमारी जिंदगी ऐसी नहीं होती। भारी कदमों से वह अपने पैलेस लौट गई और मेडिटेशन शुरू करने की तैयारी करने लगी। उसने मन ही मन फैसला किया, जब तक मैं एक्सट्रीम डुलियो नहीं बन जाती तब तक मुझे कोई आज़ादी नहीं मिल सकती। उसी समय उसे अचानक कियान शुंजी की ऑरा महसूस हुई। वह हैरान रह गई। वो तो ब्लू सिल्वर एम्परर का शिकार करने गया था, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। बीबी डोंग तुरंत छिप गई। दूसरी तरफ कियान शुंजी गंभीर रूप से घायल हालत में सीधे अपने सीक्रेट अंडरग्राउंड चेंबर में पहुंच गया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे अपने आसपास क्या हो रहा है इसका भी ध्यान नहीं था। जैसे ही उसने सीक्रेट डोर बंद की, बीबी डोंग धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकली। उसने वही मैकेनिज्म दबाया जो कियान शुंजी ने इस्तेमाल किया था। भारी स्टोन डोर धीरे धीरे खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन यह जगह बीबी डोंग के लिए अनजान नहीं थी। कभी इसी कैदखाने में उसने अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक दिन बिताए थे। उसने ठंडी आवाज में कहा, कियान शुंजी, मेरी सारी बदकिस्मती की शुरुआत इसी जगह से हुई थी और आज इसका अंत भी यहीं होगा। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ी। सामने कियान शुंजी अपनी सिक्स विंग्ड एंजल मार्शल सोल की शक्ति से हीलिंग कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत चुपचाप उसके पीछे खड़ी है। बीबी डोंग ने अपनी किलिंग इंटेंट को पूरी तरह दबा रखा था। वह सही मौके का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसे एक ओपनिंग मिलेगी, वह अपने डेथ स्पाइडर एम्परर मार्शल सोल की सबसे खतरनाक टेक्निक से कियान शुंजी का अंत कर देगी। लेकिन उसके दिल में उठ रही नफरत इतनी भयानक थी कि उसकी किलिंग ऑरा खुद ब खुद बाहर निकलने लगी। और वही ऑरा धीरे धीरे हीलिंग में बैठे कियान शुंजी तक पहुंच गई। हद से ज्यादा घायल होने की वजह से चान शुंजी की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। अचानक उसकी दबाई हुई चोटें फिर से भड़क उठीं और वह जोर से खून उगल देता है। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देने लगता है। वह तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाकर ठंडी आवाज में पूछता है, कौन है वहां। उसे एहसास हो चुका था कि सामने वाला कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि बेहद खतरनाक दुश्मन है। फिर भी वह खुद को 95 लेवल के टाइटल्ड डुलियो की तरह शांत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पीला पड़ चुका चेहरा उसकी असली हालत बयां कर देता है। वह खुद को समझाता है कि यह स्पिरिट हॉल का मुख्यालय है, यहाँ कोई उसे आसानी से नहीं मार सकता। अगर किसी ने हमला भी किया तो वह जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा।
इसी सोच से वह अपने डर को दबाने की कोशिश करता है। तभी अंधेरे में एक परिचित आकृति धीरे धीरे सामने आती है। कांस्य दीपक की हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई देता है और उसे देखकर चान शुंजी का दिल बैठ जाता है। सामने खड़ी थी बीबी डोंग। वह हमेशा से जानता था कि बीबी डोंग उससे नफरत करती है और मौका मिलते ही उसे खत्म करना चाहती है। पहले उसके पास ताकत थी और वायु जियाओगैंग को बंधक बनाकर वह उसे रोक सकता था, लेकिन आज वह बुरी तरह घायल था। यह गुप्त कक्ष पूरी तरह बंद था, बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं चलने वाला था। ऊपर से अगर उसकी मौत हो भी जाती तो पूरी दुनिया यही मानती कि तंगहाओं ने उसे मार डाला। यही सोचकर बीबी डोंग बिना किसी डर के उसके सामने खड़ी थी। चान शुंजी आखिरी बार अपनी बची हुई ताकत जुटाता है। वह होली एंजल स्पिरिट की शक्ति छोड़कर पूरे कमरे में भयानक दबाव फैला देता है और गुस्से से पूछता है, बीबी डोंग, तुम यहाँ क्या करने आई हो? उस भयानक ऑरा को महसूस करके बीबी डोंग एक पल के लिए रुक जाती है। आखिर उसके सामने 95 लेवल का पीक डुलियो था, जबकि वह अभी सिर्फ लेवल 89 सोल डुलियो थी। दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। इसलिए वह जल्दबाजी नहीं करती और ध्यान से उसके चेहरे के हर भाव को पढ़ने लगती है। उसे शक था कि कहीं यह सब सिर्फ दिखावा तो नहीं। कुछ ही सेकंड बाद सच्चाई सामने आ जाती है। चान शुंजी दोबारा जोर से खून उगल देता है। उसकी ऑरा पूरी तरह बिखर जाती है और अब साफ हो चुका था कि वह मौत के दरवाजे पर खड़ा है। यही मौका देखकर बीबी डोंग आगे बढ़ती है। वह अपना डेथ स्पाइडर एम्परर मार्शियल स्पिरिट रिलीज करती है। उसके चारों तरफ सोल रिंग्स चमक उठते हैं और कमरे में जानलेवा किलिंग इंटेंट फैल जाती है। अब उसे यकीन हो चुका था कि सामने वाला पलटकर वार करने की हालत में नहीं है। बीबी डोंग ठंडी आवाज में कहती है, हाँ मुझे पता है कि यह स्पिरिट हॉल है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? इतना कहते ही उसका तीसरा सोल स्किल एक्टिव हो जाता है। उसके पीछे एक विशाल स्पाइडर फैंटोम उभर आता है और जहरीले जाले बिजली की रफ्तार से निकलकर चान शुंजी को पूरी तरह लपेट लेते हैं। गंभीर रूप से घायल होने की वजह से वह अपनी सोल पावर तक नहीं चला पाता और कुछ ही पलों में पूरा का पूरा जाल के अंदर कैद हो जाता है। जहर धीरे धीरे उसके शरीर में फैलने लगता है और उसकी बची हुई लाइफ फोर्स भी खत्म होने लगती है। अपनी मौत सामने देखकर चान शुंजी घबराकर चिल्लाता है, एक दिन गुरु हमेशा गुरु। तुम अपने गुरु के साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन यह सुनते ही बीबी डोंग की आंखों में वर्षों से दबा हुआ दर्द और गुस्सा एक साथ फूट पड़ता है। वह दहाड़कर कहती है, गुरु, तुम खुद को मेरा गुरु कहने के लायक भी नहीं हो। दुनिया का कौन सा गुरु अपनी ही शिष्या के साथ ऐसा घिनौना अपराध करता है? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दया नहीं, सिर्फ नफरत थी। वह वर्षों से दबे हुए अपने दर्द को बाहर निकालते हुए चिल्लाती है, मेरी सारी बर्बादी की जड़ सिर्फ तुम हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में कभी आए ही नहीं होते तो आज मैं वायु जियाओगैंग के साथ एक खुशहाल परिवार बसा चुकी होती। मेरे अपने बच्चे होते। लेकिन तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना कहकर बीबी डोंग पूरी तरह रेज मोड में चली जाती है। उसके शरीर से काली और खतरनाक ऊर्जा निकलने लगती है। फिर वह अपना सिक्स्थ सोल स्किल एक्टिव करती है। डेथ स्पाइडर एम्परर की एक विशाल जहरीली टांग भाले की तरह आगे बढ़ती है और सीधे चान शुंजी के सीने को आर पार कर देती है। उसका खून जमीन पर टपकने लगता है। मौत सामने देखकर भी चान शुंजी आखिरी वार करने की कोशिश करता है। वह कहता है, बीबी डोंग, तुम कभी वायु जियाओगैंग के साथ खुश नहीं रह पाओगी। इसके बाद उसकी धुंधली होती चेतना सिर्फ अपनी बेटी कियान रेंगशु के बारे में सोचती है। वह मन ही मन कहता है, शियाओ शुए, माफ करना पापा, अब तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बीबी डोंग पर कभी भरोसा मत करना। उसके दिल में सिर्फ वायु जियाओगैंग है। उसकी नज़र में तुम उसकी बेटी नहीं बल्कि उसके दुश्मन की औलाद हो। यही सोचते हुए उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगती है, जबकि बीबी डोंग अपने जीवन का सबसे बड़ा बदला पूरा करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। चान शुंजी अपनी आखिरी सांसों में भी अपनी बेटी कियान रेंगशु की चिंता करता रहा। उसे अच्छी तरह पता था कि अब तक वह वायु जियाओगैंग की जान का सहारा लेकर ही बीबी डोंग को अपनी बेटी के साथ बुरा व्यवहार करने से रोकता आया था। लेकिन सच तो यह था कि बीबी डोंग ने कभी भी कियान रेंगशु को एक माँ का प्यार नहीं दिया। जब भी मौका मिलता वह अपना सारा गुस्सा और नफरत उसी मासूम बच्ची पर उतार देती। सिर्फ मजबूरी में ही वह कुछ पल के लिए प्यार जताने का नाटक करती थी, लेकिन उसकी आंखों में कभी सच्ची ममता नहीं दिखाई देती थी।
तभी चान शुंजी मरते मरते भी वायु जियाओगैन का नाम ले लेता है। यह सुनते ही बीबी डोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चीखते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जियाओगैन गेगे को बद्दुआ देने की? तुम जैसे इंसान उसके बारे में एक शब्द बोलने के भी लायक नहीं हो। अब उसने तय कर लिया था कि वह चान शुंजी को सिर्फ मारेगी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा तक को मिटा देगी। अगले ही पल बीबी डोंग अपना दूसरा मार्शियल स्पिरिट रिलीज करती है। भयानक काली शक्ति पूरे कमरे में फैल जाती है और चान शुंजी के शरीर, सोल पावर, एंजल ब्लड लाइन और यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी निगलना शुरू कर देती है। कुछ ही पलों में उसका पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है और उसकी सारी ताकत बीबी डोंग के शरीर में समा जाती है। इस शक्ति को निगलने के बाद उसकी सोल पावर सीधे लेवल 89 से बढ़कर लेवल 90 तक पहुंच जाती है। हालांकि सोल रिंग न होने की वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाती। एंजल पावर का शुद्ध ऊर्जा प्रवाह उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और वर्षों पहले मिले गहरे घाव भी पूरी तरह भर जाते हैं। पहली बार किसी की शक्ति निगलकर इतनी तेजी से मजबूत बनने का एहसास उसे होता है। उसी पल उसके दिल में एक खतरनाक विचार जन्म लेता है कि अगर वह ऐसे ही ताकत हासिल करती रही तो उसकी प्रगति सामान्य साधना से सैकड़ों गुना तेज होगी। अपनी नई शक्ति महसूस करते हुए बीबी डोंग के मन में उम्मीद जागती है कि अब शायद वह एक दिन फिर से वायु जियाओगैंग के साथ रह सकेगी। लेकिन तभी उसके चेहरे की खुशी अचानक गायब हो जाती है। उसे महसूस होता है कि इस गुप्त कक्ष में एक बेहद रहस्यमयी और डरावनी ऊर्जा पैदा हो गई है। वह तुरंत सतर्क होकर चारों तरफ देखने लगती है। घबराहट में पीछे हटते समय उसका पैर एक छोटी चौकी से टकरा जाता है और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ती है। कमर में तेज दर्द उठता है, लेकिन वह दर्द की परवाह किए बिना अपनी स्पिरिचुअल पावर पूरे कमरे में फैला देती है। हैरानी की बात यह थी कि वहां उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। अचानक उसी जगह जहां कुछ देर पहले चान शुंजी मरा था, बैंगनी काले रंग की एक अजीब ऊर्जा हवा में तैरने लगती है। उस ऊर्जा से इतनी भयानक ईविल ऑरा निकल रही थी कि कोई भी इंसान उसे देखकर कांप उठे। बीबी डोंग को शक होता है कि शायद यह चान शुंजी का कोई छिपा हुआ जाल हो। बिना समय गवाए वह अपना दूसरा मार्शियल स्पिरिट फिर से सक्रिय करती है और उस रहस्यमयी शक्ति को निगलने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करती है, वह ऊर्जा अचानक तेज रोशनी बनकर सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसकी कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाती। वह रहस्यमयी ऊर्जा उसकी नसों, शरीर और आत्मा तक में समा जाती है। तभी उसके भीतर एक अनजानी चेतना जाग जाती है। लेकिन वह उसके शरीर पर कब्जा नहीं करती, बल्कि उसे एक प्राचीन स्मृति दिखाती है। सारी यादें देखने के बाद बीबी डोंग सदमे में कांप उठती है। उसे पता चलता है कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि रक्षा गॉड, राक्षस गॉड की बची हुई डिवाइन कॉन्शियसनेस है, जो अपने उत्तराधिकारी की तलाश में थी। चान शुंजी की एंजल ब्लड लाइन और उसकी आत्मा को निगलने की वजह से बीबी डोंग अब राक्षस गॉड के डिवाइन इनहेरिटेंस की पात्र बन चुकी थी और उसके सामने गॉडहुड का रास्ता खुल चुका था। कहानी की शुरुआत एक सुनसान सड़क से होती है, जहां कुछ गार्ड हमारे हीरो को बेरहमी से कार से बाहर फेंक देते हैं और उसे तड़पता हुआ वहीं छोड़कर चले जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था और सड़क पर पड़ा हमारा हीरो दर्द से कराह रहा था। वह मन ही